गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर का अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स हमारे रह थे फ्यूल के। आई होप आप लोगों का प्रीवियस वर्क हो गया होगा। आज मैं क्वेरी सेशन का टाइम आप लोगों का वर्क भी चेकआउट करूँगी। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है ये 5 प्रिंसिपल्स भी कंप्लीट कर लीजिए, मैं आज चेक करूँगी। एंड कोई क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग वो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब होगा आपका बिजनेस का टाइम टेबल में, तो उस टाइम पे आपको नेक्स्ट टॉपिक की पीडीएफ एंड वीडियो क्लिप भेज दूंगी जो आपको टॉपिक रह रहे हैं से रिलेटेड। अभी कम से कम 2-3 क्लासेस और लगेंगी इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, लेकिन लर्निंग वर्क आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस चैप्टर भी लर्न करिए एंड ये चैप्टर भी जितना हो गया है वो भी अपना कंप्लीट से लर्न करिए। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से हमें क्या लग रहा है? कमांड करना, लेकिन इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये नहीं कहा है कि ऑर्डर का मतलब है कमांड। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं कहा है। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। किसका? मैन का, मटेरियल का एंड थिंग्स का। एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट फिक्स प्लेस। फिक्स प्लेस हो, फिक्स सीट हो, केबिन हो, एवरी एम्प्लॉयर के लिए इन दैन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? कोई वेस्टेज नहीं होगी टाइम की, एनर्जी की, इन सर्च करने में एनी मटेरियल या एनी पर्सन। हम किसी कंपनी में गए हैं, हमें पता है हमें परचेज मैनेजर से मिलना है, परचेज डिपार्टमेंट पता है इस साइड है, हम उस साइड जाएंगे, परचेज मैनेजर से मिलेंगे, उनसे कोई चाहिए अगर कोई रिसोर्सेज हमें, तो उनका टूल बॉक्स सुपरवाइजर से वो गाइड लेंगे और टूल बॉक्स दे देंगे। तो मतलब एवरीथिंग प्लेस चीज़ का हमारा एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा। फिक्स एंड राइट प्लेस होगी एवरी मैन एवरी मटेरियल। कोई वेस्टेज नहीं होगा टाइम का इन सर्च ऑफ पर्सन और मटेरियल। सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का। फिक्स्ड और राइट प्लेस होगी एवरी एम्प्लॉयर की, ठीक है। फिक्स्ड एंड राइट प्लेस होगी फॉर एवरी मटेरियल की। मटेरियल ऑर्डर में रहेंगे, सोशली ऑर्डर में रहा जाएगा जब राइट पर्सन एवरी प्लेस पे होंगे। तो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए मैन और मटेरियल का। ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, फिक्स टेबल हो, केबिन हो, रूम हो, चेयर हो। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है कि एक स्कूल है, स्कूल में आपका अलग अलग होता है। जैसे कोऑर्डिनेटर रूम अलग होता है, प्रिंसिपल रूम अलग होता है, वाइस प्रिंसिपल अलग होता है, डिपार्टमेंट हेड अलग होते हैं, स्टाफ रूम अलग होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम होता है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स रूम होता है, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी होती है बुक्स के लिए। तो सबका एक प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है इजीली। तो ऐसी एक कंपनी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारे पॉजिटिव इफेक्ट, स्मूथ वर्किंग चलेगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा टाइम में सर्च करने में मैन और मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो जाते हैं कभी कभी, जब हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है तो हम अपना वेस्टेज करने लग जाते हैं टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमारी वो रहती है। पॉजिटिव तो ये होगा कोई वेस्टेज नहीं होगा जब हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, जब हमें फैसिलिटी। और नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये होगा कि हम अपना एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट, मतलब हमें एनर्जी एंड अपने टाइम को अलग जगह वेस्ट करने लगे। कोई एबल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं पीपल को एट राइट टाइम पे। अगर हमें जैसे परचेज डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, हमें पता है इससे गाइडेंस मिलनी है हमें, हम उनसे ना कांटेक्ट करके किसी और से कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारी गलती होती है। तो ये सब चीज़ें निगेटिव बताई हैं। कोई वेस्टेज हो जाता है कभी कभी टाइम और एनर्जी इन लोकेटिंग रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है, पर्सन अरेंजमेंट नहीं है, ये टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में। लेकिन पॉजिटिव भी बहुत है, अगर हमारा ये सारा प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्मूथ वर्किंग चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमारा सब चीज़ें अरेंज अच्छे से, तो हमारा वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और सारी चीज़ें सुपरवाइज़र, मैनेजर, सब कोऑर्डिनेटर, एम्प्लॉय, तो एक कोऑर्डिनेशन रहेगा सब में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का।
तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का ऐसे ही कहता है प्रॉपरली अरेंजमेंट करना मैन एंड मटेरियल का। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी प्रिंसिपल में ये कहा है गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय हु शुड बी ट्रीटेड फेयरली एज पॉसिबल। मतलब इसमें इक्विटी प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। हर एक एम्प्लॉय को अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर उसके साथ काइंडनेस और जस्टिस वाला बिहेवियर होगा, फेयर बिहेवियर होगा उसके साथ, तब वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा सकता है कंपनी की प्रोग्रेस के लिए। कोई ब्याज नहीं हो रहा है उसके साथ, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वो अगर वो डिससेटिस्फाई नहीं है तो वो अच्छे से अपने कंट्रीब्यूशन दे सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी लगा सकता है कंपनी के लिए। लेकिन अगर उसके वो डिससेटिस्फाई है या उसके साथ कोई ब्याज्ड बिहेवियर हो रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगाएगा कभी भी किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसके सैलरी, इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। इक्विटी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपकी इक्वल सैलरी दी जा रही है, जो पियोन की है वही सुपरवाइजर की है, सुपरवाइजर की वही मैनेजर की, ये मतलब नहीं होता। सैलरी से भी इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। एक फेयर ट्रीटमेंट हो। मतलब अगर एक फ़ैन की आवश्यकता हमें एक नीड समझनी है, अगर गर्मी में फ़ैन की आवश्यकता एक एम्प्लॉय को है तो एक पियोन को भी है, अगर एक सुपरवाइज़र को है तो एक एम्प्लॉय को भी है। तो इन सब का एक, अगर एक छुट्टी दिवाली पे पियोन को एम्प्लॉय को चाहिए तो एक पियोन को भी चाहिए, क्योंकि दिवाली सबके लिए है, कोई भी फेस्टिवल सबके लिए। तो लीव में, रूल्स में, कोई भी रेगुलेशन में, एक पोजीशन में, जेंडर में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। ये नहीं है कि हम मैन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कंपेयर टू फीमेल, है ना, मेल का प्रमोशन कर रहे हैं कंपेयर टू फीमेल। अगर जिसकी अगर वर्क प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसे प्रमोट करना है हमें। मल्टीनेशनल कंपनी में वेरियस नेशनलिटी के लोग वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट पर्सन नेशन के आकर वर्क करते हैं। चाइनीज़ भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, सब करते हैं, सब अपने प्रोजेक्ट में अपना फुल कंट्रीब्यूशन लगाते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उनकी एबिलिटी, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनकी प्रोग्रेस करनी है। इससे क्या होगा, अगर उनके साथ इक्विटी प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या निकलेंगे कि वो एम्प्लॉय का सेटिस्फिकेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन होंगे एम्प्लॉय, बूस्ट होगा उनका मॉरल, एम्प्लॉय का वर्क करेंगे अच्छे से। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो डिससेटिस्फाई रहेंगे एम्प्लॉय, इंक्रीज होगा टर्नओवर, जॉब छोड़ छोड़ के जाएंगे जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेगी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में, है ना। जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सुपीरियर से अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल का फॉलो ही नहीं करते हैं, टर्नओवर भी बढ़ जाएगा जॉब स्विचिंग का। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, बहुत इजी प्रिंसिपल है कि एक इक्वल चीज़ें बताना, इक्वलिटी लाना, इक्वल लेवल पे एक फेयर ट्रीटमेंट। इक्वल ये नहीं है कि पियोन की सैलरी भी एक कर दो और सुपरवाइजर की भी सैलरी से मतलब नहीं है, मतलब एक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजियस पे, लैंग्वेज में, कास्ट में, बिलीफ में और नेशनलिटी में। अब जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन के जो सीईओ हैं वो सुनील सूद हैं, बाहर की कंपनी है लेकिन उसके जो सीईओ हैं वो इंडियन है। तो ऐसी गूगल को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कोई भी कंपनी, मैंने ऐसा एग्जांपल में बताया, कहीं और की भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बाहर की कंपनी है, ये नहीं है कि उसमें बाहर का ही, जैसे अमेरिका की कंपनी आई है तो अमेरिकन ही कोई होगा उसका सीईओ, नहीं, इंडियन भी हो सकता है। नॉलेज के ऊपर है, स्किल के ऊपर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, फेयर जस्ट ट्रीटमेंट रखना है एम्प्लॉय का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है कास्ट में, ग्रेड में, जेंडर में। सेम पॉलिसी या रूल फॉलो होने चाहिए हर एक एम्प्लॉय के लिए, कोई प्रेफरेंस नहीं रखना है कि मेल या पर्सन को स्पेशल रिलीजियस फॉर प्रमोशन करा जाए। पूरा एक फेयर इक्विटेबल प्रमोशन होना चाहिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का। अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसमें हम ये इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये बताया है कि एक फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी की एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। फ्रिक्वेंटली टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर नहीं होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
उसे स्टेबल होने देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए उसे स्टेबल होने देना चाहिए कि उसे एक स्टेबिलिटी आने लगे, उसे एक लगने लगे हाँ वो जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी फीलिंग ना आए उसके अंदर। अगर उसके अंदर इनसिक्योर फीलिंग आई तो वो कभी भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जॉब के लिए नहीं दे पाएगा। अगर उसके अंदर सिक्योर फीलिंग है हाँ ये जॉब मेरी ही है, मेरी है, कोई मुझे यहाँ से टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, फुल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी लगाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रिक्वेंट, अगर हम जल्दी जल्दी टर्नओवर कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का तो इस डिसीजन से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, टर्न ओवर या ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का बार बार, उसे जॉब में सेट नहीं होने दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंपनी के लिए तो वेस्टेज होएगा ही होगा, कंपनी कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएगी। एम्प्लॉय तो क्या होगा, कंपनी पकड़ लेगा, बट एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएगा। नो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन, गिविंग मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, उसे एक जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल, इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। अगर हम वायलेट करेंगे इस प्रिंसिपल का तो इंक्रीज हो जाएगा टर्नओवर एम्प्लॉय का। वेस्टेज नहीं करनी चाहिए रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉय इफ दे आर ट्रांसफर और टर्मिनेटेड फ्रिक्वेंटली। अगर हम उसका बार बार ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, उसे ट्रेनिंग भी देनी होगी तो वेस्टेज होंगे हमारे रिसोर्सेज, इसलिए बार बार टर्नओवर नहीं करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का। इसके अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें, पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट इसके ये बताते हैं। अगर पॉजिटिव में अगर उसका बार बार जॉब स्विच नहीं करवा रहे हैं उससे, तो इससे पॉजिटिव उसके अंदर इंप्रूव कर रही है एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉय की, कोई वेस्टेज नहीं होगा टाइम एंड रिसोर्सेज का। अगर हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉइंट हमारी क्या बढ़ रही है, वेस्टेज हो रहे हैं रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा जॉब तो एम्प्लॉय नई जगह का एनवायरनमेंट जानने के लिए टाइम देगा, तो न्यू जॉब को लर्न करने में टाइम लग रहा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करेगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंटेलिजेंसी लेवल अंडरस्टैंड करने में हमें टाइम लग रहा है। इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है एम्प्लॉय के अंदर भी और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इसलिए हमें उस चीज़ का फोकस रखना चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए बार बार और टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये बताया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आने देना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में बताया गया है कि इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव से मतलब क्या है कि हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय के अंदर क्या होना चाहिए, एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, वर्क करने का, जॉब करने का एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेट हो उसके अंदर, एक सेल्फ से इफ टर्मिनेशन नहीं, इसके अंदर मतलब ये है कि एक सेल्फ मोटिवेशन हो कि वो उस जॉब को करने के लिए सेटिस्फाई हो, सेल्फ मोटिवेट होगा। हम जब सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो किसी भी चीज़ को हम अच्छे से कर लेते हैं। फ्योल ने इस प्रिंसिपल में ये कहा है कि एम्प्लॉय मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी टू सम इन मेकिंग एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। अगर वो सेल्फ मोटिवेट होगा तो वो एक अपना एक प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। सेटिस्फिकेशन एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क कर सकता है और वो जब प्लान बनाएगा तो वो अपने मैनेजर से डिस्कशन करेगा और सजेशन मांगेगा, आइडिया भी लेगा और फिर उसे सोच समझ के फ्रेमिंग करेगा प्लान का। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि वो डिसओबीडियंस करे। सेल्फ मोटिवेट है, इनिशिएटिव मतलब क्या है, सेल्फ मोटिवेट से है तो वो अपना प्लान बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये इनिशिएटिव का मतलब ये कभी नहीं है कि वो डिसओबीडियंस, वो रेस्पेक्ट करना भूल जाए। रेस्पेक्ट करेगा, मैनेजर की पूरी हेल्प लेगा, उनकी गाइडेंस सजेशन लेगा, देन एक फ्रेमिंग करेगा अच्छे से प्लान का। डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट। डिसीजन जो लिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाएगा, फिर ही उस चीज़ को हर एक एम्प्लॉय फॉलो करेंगे। जब हम सेल्फ मोटिवेट हैं, इस प्रिंसिपल में अपने आप प्लान बनाया जा सकता है एक एम्प्लॉय के द्वारा। मोटिवेशन स्पिरिट होती है एम्प्लॉय का, जो हाई लेवल में उसे मैक्सिमम वर्क करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। एंकरेज होता है एम्प्लॉय देने के लिए सजेशन। ये प्रिंसिपल जो है वो एक कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल को मैच करता है। एक साइंटिफिक प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल है, उसे
ये प्रिंसिपल मैच करता है, डेवलप करता है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड मोटिवेट एम्प्लॉय। मतलब इससे क्या होता है, उसे एक अपनापन लगता है कंपनी के अंदर जॉब करने में। जब वो सेल्फ मोटिवेट है, उसकी बातों को फॉलो किया जा रहा है, तो उससे उस वर्क में वो अच्छे से अपना एंकरेज दिखाता है, इंक्रीज होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय का। उसके अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की आती है, जो मैं बता रही थी। एम्प्लॉय को अचीव कर लेता है वो टारगेट ऑन टाइम पे, और उसके अंदर जॉब सेटिस्फिकेशन आता है, हेल्प करता है डेवलप करने में बिलोंगनेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और निगेटिव क्या होता है उसके अंदर, निगेटिव पॉइंट होते हैं एम्प्लॉय विल नॉट वर्क ऑफ द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज अपने वर्क हेल्दी नहीं कर पाते, बेस्ट एबिलिटी अपनी शो नहीं कर पाते, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉय, तो अपना एक फोकस नहीं कर पाते वर्क पे। अगर डिमोटिवेशन हो रहा है उनका, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को, तो वो डिमोटिव है अगर एम्प्लॉय, तो कभी भी अपनी स्किल्स एबिलिटी अच्छे से नहीं शो कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रह पाएगा वर्कर और मैनेजर का इन द मैनेजमेंट में, हाई लेबर टर्नओवर हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी जॉब सेटिस्फिकेशन, क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय की रेस्ट्रिक्ट होने लगी। तो ये सारी चीज़ें भी क्रिएट होने लगती हैं। और अगर वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन स्पिरिट अच्छी है उसकी, एम्प्लॉय हाई रख रहा है, एंकरेज कर रहा है मोटिवेशन एम्प्लॉय टू गिव सजेशन, ठीक है, सजेशन ले रहा है मैनेजर से, मैनेजर उसे कॉपरेशन दे रहा है पूरा, डेवलप फीलिंग उसके अंदर ये हो रही है बिलोंगनेस की, कि उसे लग रहा है कि हाँ ये कंपनी मेरी है, तो उससे मोटिवेट होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि वो वर्क अच्छे से अपनी एबिलिटी लगा सकता है, अगर उसके सजेशन को वेलकम किया जा रहा है। तो बिफोर फ्लेमिंग करने से प्लान, वो ये नहीं है मैनेजर की डिसोबीडियंस करेगा, वो पूरा डिसीजन लेगा, लेकिन उसके अंदर खुद से करने की एक एबिलिटी है, उसे एक पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है। इनिशिएटिव का मतलब यही है कि सेल्फ मोटिवेशन हो एक एम्प्लॉय किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, कोई एग्जीक्यूटिंग करने के लिए प्लान, वो सेल्फ मोटिवेट हो। अगर उसके अंदर सेटिस्फिकेशन होगा एम्प्लॉय के अंदर, तो वेलकम करेगा वो सजेशन को, आइडिया को एम्प्लॉय बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। कोई भी सजेशन आएगा, कोई भी आइडिया आएगा, तो उसे वो वेलकम करेगा। इनिशिएटिव से मतलब ये कभी नहीं आ जाता है कि वो डिसओबीडियंस करे, कोई भी मैनेजमेंट के डिसीजन का डिसरेस्पेक्ट करे, रेस्पेक्ट वो सबकी करेगा। एम्प्लॉय सजेशन दे सकता है यहाँ पे, एम्प्लॉय का एक तरीके से सजेशन सिस्टम, कि मैनेजमेंट उसका सजेशन मान रहा है। जब एम्प्लॉय का कोई सजेशन मैनेजमेंट मानता है, तो ये एम्प्लॉय के लिए अच्छा लगता है, एम्प्लॉय को उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है, वो फिर प्लानिंग करता है, कि उसे पता है कि मैनेजमेंट ने उसका प्रिंसिपल माना है, उसका उसे फॉलो किया है, तो वो अपने आगे भी प्लान देता है। अब नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करती हूँ। आप इतने प्रिंसिपल्स नोट डाउन करिएगा कॉपी में और उसे लर्न करिएगा।